तो मेगा बजट कवरेज लगातार जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं तमाम अपडेट्स और वो तमाम चीजें आखिर आपको किस तरीके से ये बजट जो है प्रभावित करने वाला है आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशी और मैं हूं सुमित चौधरी। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वो चीजें हैं जो आपके बजट को इफेक्ट यहां पर करने वाली हैं। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश का आम बजट पेश कर दिया गया है। तमाम सेक्टर्स को यहां पर जो है कहीं ना कहीं सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। हर सेक्टर के लिहाज से यहां पर समझने की कोशिश की जाए तो कुछ ना कुछ देने की कोशिश वित्त मंत्री की तरफ से की गई, जिससे कि उस सेक्टर को बूस्ट अप जो है वो मिल सके। चाहे हम यहां पर कृषि सेक्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम यहां पर बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, या इसके अलावा चाहे सर्विस सेक्टर की यहां पर बात जो है वो की जाए। सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो लोगों की कंसर्न देखते हुए जो नजर आ रही थी वो थी हेल्थ सेक्टर को। उसे भी कहीं ना कहीं ऐलान में शामिल किया गया है। बड़ी बातें हम यहां पर दिखाते हैं आपको। 15 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। हेल्थ सेक्टर में बजट को बढ़ाया जाएगा। हेल्थ सेक्टर को जैसा हमने कहा कंसर्न में रखा गया है। 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा देश में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो लगातार बच्चों का चलता है उसमें कोविड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन। इसके अलावा 13 सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम, वहीं जल जीवन शहरी मिशन की भी जो शुरुआत है वो की जाएगी। वहीं 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और वहीं 7,400 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। आत्मनिर्भर हेल्थ योजना जिसका हमने यहां पर जिक्र किया था, एक इस तरीके का कार्ड डेवलप किया जाएगा जिसमें हर किसी के जो भी हिंदुस्तानी हैं, जो भी भारतीय हैं, उनके पूरे हेल्थ डाटा जो है उसमें स्टोर किया जाएगा। इसके जरिए उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे उसकी कोई भी जो हिस्ट्री है हेल्थ इश्यूज को लेकर वो उस कार्ड में होगी। यानी एक नए तरीके के कार्ड को डेवलप कर हिंदुस्तान के तमाम लोगों के, आम नागरिकों के हेल्थ को बेहतर करने की कवायद जो है वो की जाएगी। तो लगातार तमाम चीजें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, विश्लेषण इस पूरे बजट को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा खास मेहमान हमारे साथ हैं, यहां पर सुरेश गर्ग साहब, सुरेश चौधरी साहब हैं, इसके अलावा मिथिलेश जैमनी साहब हैं, रौनक भवानी अंकित जो हमारे सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं सबसे पहले अब आपके पास यहां पर आना चाहता हूं सुरेश गर्ग, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या राहत मिलेगी या फिर जो है एक बार फिर से कड़वी दवाई जो है वो दी जाएगी। कृषि सेक्टर की यहां पर बात की जा रही थी। हमने जिस दौरान देखा कि 3.4 का जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया, 3.4% का ग्रोथ रेट जो है वो किसानों के लिए कहा गया, कृषि सेक्टर के लिए कहा गया। लेकिन जिस तरीके के प्रावधान नजर आ रहे हैं जिसमें अब कहा जा रहा है कि 1.5 गुना आप यहां पर MSP देंगे, उस MSP की लड़ाई तो अभी लड़ी जा रही है। और 1.5 गुना MSP की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से कहते आ रहे हैं। सवाल यह है कि जमीन पर किस तरीके से उतरे। अच्छा देखिए आशीष जी, अगर बजट के अंदर ये बताया गया है कि 1.5 गुना MSP देंगे तो इसका मतलब है कि वो देंगे। अब तक बाहर बोला जाता था, आज लोकसभा के अंदर बजट जो प्रस्तुत किया गया उसके अंदर बोला गया है कि हम MSP 1.5 गुना, धान का जो उचित मूल्य है उससे 1.5 गुना ज्यादा हम देंगे। इसी तरीके से 1000 ई मंडियां डेवलप की जाएगी और APMC एक्ट को सशक्त किया जाएगा। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी फायदे वाली चीज है कि उनको, किसानों को अपना लागत का 1.5 गुना MSP के थ्रू दिया जाएगा, जो कि अभी तक किसी भी सरकारों ने नहीं किया होगा। इसको हम गारंटी कर रहे हैं, मतलब इसको बजट के अंदर बताया गया है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से वो दिया जाएगा। और आप ये देखिए कि एजुकेशन के अंदर भी हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम किए हैं। और आप छोटे किसान, छोटे उद्योगों के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। आप देखिए कि जो आज की तारीख के अंदर लगभग 1 करोड़ पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा। 1 करोड़ पुरानी गाड़ियों को अगर स्क्रैप किया जाएगा तो उससे आपके एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नई पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, नई गाड़ियों का सेल बढ़ेगी, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 10,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट आएगा। आप इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है, मतलब एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। आज जगह जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, डिजिटल मोबाइल मेडिकल हॉस्पिटल बनेंगे। तो ये सब चीज डेवलपमेंट एनपीए के लिए सबसे बड़ा देखिए, आप एनपीए के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी जिससे कि रिकवरी फास्ट होगी। ये चीज ठीक है कि आप स्क्रैप पॉलिसी लेकर आ गए हैं, पुराने वाहनों को आप डिकम्पोज करेंगे, इसके अलावा आप स्क्रैप पॉलिसी के जरिए तमाम चीजों के रेट कम करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, ज्यादातर अगर एक हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो ज्यादातर अपनी पुरानी गाड़ियों को
चलाते हैं लंबे वक्त तक, कौन है वो लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं? वो लोग जो अपने वाहनों पर और ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। क्या हमारा टारगेट उन लोगों को है? आशीष जी इसके अंदर मैं बता दूं, कम से कम 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जो पुरानी हैं, 15 साल या 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं। उससे आपको एक तो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है, दूसरा डीजल कंजप्शन बहुत ज्यादा, डीजल पेट्रोल का कंजप्शन ज्यादा होता है, हम उन वो कम पर तो होगा। चले जाएं। तीसरा उसके अंदर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे, पुरानी गाड़ियों से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। हमें तो तमाम एक्सपेक्ट्स के बारे में सोचना है, हम तो हर एक्सपेक्ट को लेकर चलेंगे, सिर्फ एक पक्ष के बारे में तो बात नहीं कर सकते। अंकित के पास मैं यहां पर जा रहा हूं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अंकित, आखिर जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी उस पर कितना खरा उतरता हुआ आज का बजट नजर आ रहा है? जिस तरीके सुरेश जी कह रहे हैं कि हमने तो उन तमाम वर्गों को जो है शामिल कर लिया है, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, कृषि सेक्टर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, प्रोडक्शन की हो, एमएसएमई की हो। देखिए, बजट था तो उसमें कुछ घोषणाएं भी करनी जरूरी थी, लेकिन ये कह सकते हैं संतुलित बजट है। इस वक्त मोदी सरकार किसी तरह का नया कर अधिक थोप कर कोई विरोध भी लेना नहीं चाह रही थी ऐसे में, और साथ में आय बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती थी। पिछले 3-4 महीने के जीएसटी के आंकड़े देखें या आईटीआर जिस तरह से भरी जा रही, ऑडिट रिपोर्ट्स भरी जा रही, तो सरकार के पास पैसा भी आया। तो सरकार को लगता है कि जब धन आ रहा है इन्हीं रास्तों से, तो वो उन्होंने अपने कुछ खर्च में कटौती जरूर की है। लेकिन कारोबारी क्या सोचते हैं, उनके लिहाज से उद्यमी क्या सोचते हैं? हम सीआईआई के ऑफिस में हैं और सीआईआई के सदस्य इस बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं? बजट आपकी नजर में कैसा है? बजट ओवरऑल बहुत प्रोग्रेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और इसके अंदर में हर सेक्टर को कवर किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जितना ज्यादा ये लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जितनी यूनिट्स वगैरह जो एसोसिएटेड है इनके साथ में, डेफिनेटली वो लोग भी इसके साथ में ग्रो करेगी। और जो अभी पेंडेमिक के टाइम में बहुत दिक्कत में आ गए थे, वो लोग भी अब डेफिनेटली आगे इसके अंदर। विशाल जी से रूबरू हूं। विशाल जी, कोरोना महामारी के बाद ये माना जा रहा था कि रियायतें बहुत अधिक होंगी, लेकिन सरकार ने अपने हाथ बांध के भी रखे हैं और खर्च की सीमा भी तय की है। बजट को ओवरऑल कुछ ऐसी मांगे जो अभी भी अधूरी रही हो या कुछ और भी करना चाहिए था? देखिए, अगर इंडस्ट्री तो इस समय बहुत डिफिकल्ट समय से गुजर रही है, इंडस्ट्री की काफ़ी सारे मांगी थी। फॉर एग्जांपल टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कोई रिलीफ नहीं मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ हम चाहते थे कि कुछ रिलीफ मिले। जीएसटी के अंदर थोड़ा सा और कुछ आइटम्स, कुछ सेक्टर थे जहाँ पे ड्यूटी कट एक्सपेक्टेड था, लेकिन सरकार ने नहीं किया है। बट डेफिनेटली, लेकिन ये बजट एक संतुलित बजट है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सरकार का सपना है उसमें कंसिस्टेंसी सरकार मेंटेन कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग हो गई, या हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंडिंग है, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, या आरएनडी के ऊपर एक स्पेंडिंग है, ये सब एक पॉजिटिव कदम है। और पीएलआई स्कीम्स हैं, जैसे टेक्सटाइल पार्क की जो सरकार ने घोषणा की है, डेफिनेटली इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव प्रस्ताव है। बिल्कुल, जब इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स बेहतर रहता है तो जाहिर है बजट के जो प्रावधान है वो पसंद आए। शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें तो बजट के दौरान लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन आधी आबादी क्या सोचती है? महिलाओं की भागीदारी देश निर्माण में भी बेहद जरूरी है, और जब बजट आता है तो बजट के बाद कैसा उन्हें महसूस हो रहा है? हम जानते हैं पल्लवी जी से, बजटीय जो प्रावधान है किस तरह से आप मानते हैं कितने देश को आगे बढ़ाने वाले हैं? देखिए, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से तो काफी आगे बढ़ाने वाले प्रावधान है, क्योंकि देखिए आप सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, हम अपने एसेट मोनेटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसा कैसे जनरेट करेंगे, वी विल अपने घर में पहले देखेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स और इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द पीपल, दे आर सेइंग कि हम पहले अपने एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, या जो हमारे पास रखा है उसी को हम इन्वेस्ट करेंगे, डी इन्वेस्ट करेंगे, मोनेटाइजेशन करेंगे। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। सेकेंड थिंग इज, इन्होंने जैसे हेल्थ पे फोकस है, जो बेसिक डेवलपमेंट वाले सेक्टर्स हैं उन सब पे फोकस है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और जिन स्टेट्स को हम इतना पोटेंशियली यूज नहीं कर रहे थे, जो हमारे पास स्कोप था, जैसे केरला में डेवलप करना, तमिलनाडु में डेवलप करना, वो पूरी लाइन जो है
वो पूरे एरियाज जो हैं, आई थिंक दैट इज वेस्ट बंगाल हमारे एंट्री पॉइंट, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। वहां पर हाईवेज बहुत अधिक डेवलप कर रहे हैं और चूंकि वहां पर उन राज्यों में चुनाव भी है तो जाहिर है राजनीति भी बढ़ेगी। एक और प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं, आप किस तरह देखती हैं बजट को? मुझे लगता है कि जनता को वैक्सीनेशन करने के अलावा इस सरकार को भी एक इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की डोज मिली है इस बजट से, लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई। मैं अगर हेल्थ केयर पे फोकस करूं तो कई सारी चीजें हो सकती थी। हेल्थ इंश्योरेंसेस पे, मेडिकल डिवाइसेस पे, ड्रग्स पे जीएसटी एग्जेम्प्ट किया जा सकता था। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो हम प्रिवेंशन, क्यूरेशन, वेलनेस की बात कर रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजिक तौर पे शायद बजट फोकस नहीं कर पाया है। वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स, लैब्स आएंगी मगर मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया गया है। अगर सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो बजट की रिक्वायरमेंट है 95,000 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसको केवल 40 करोड़ दिए गए जो कि बाद में घट के 5 करोड़ हो गए। तो क्या वाकई में जो एलोकेशन हेल्थ में हुआ है वो सफिशिएंट है? क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जीडीपी का जो परसेंटेज होना चाहिए था वो है, या अभी भी बहुत कुछ सवाल बाकी हैं? आई वुड से आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द हेल्थ केयर बजट। बिल्कुल 35,000 करोड़ की राशि वैक्सीनेशन पर अतिरिक्त तौर पर खर्च होगी। जाहिर है अभिनव जी हमारे साथ है। अभिनव जी आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। युवा स्टार्टअप उद्यमी, रिसर्च बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड और अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी को लेकर कई ऐसे डिफरेंट कुछ निर्णय हुए हैं बजट में जो उम्मीद जगाते हैं कि भारत विश्व के साथ आगे बढ़ रहा है, सिरमौर बन रहा है। डेफिनेटली बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जिसमें स्पेस को लेके, स्पेसिफिकली स्पेस को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे 4 जने रशिया में ट्रेन हो रहे हैं, देयर इज एक अनमैन्ड मिशन जाएगा दिसंबर 2021 में। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ और ओवरऑल इन्वायरमेंट को देखते हुए जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ के एक फंड की घोषणा की है कि वो एयर पोल्यूशन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो सीआई परस्यू कर रहा था कि एक डीएफआई बनाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर्ड वे में हो, कहीं काम रुके ना, जो बाहर देशों में भी होता है। गवर्नमेंट ने उसको कबूल किया है और इम्प्लीमेंट किया है। एंड पब्लिक पीएसयू में जो टेंडर्स आते हैं और उनमें जो डिस्प्यूट हो जाते हैं उसका भी निराकरण करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टिपुलेटेड टाइम जोन दिया है। तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छा आएगा और पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। बिल्कुल, ये वो तमाम चीजें हैं जिनका इंक्लूड यहाँ पर किया गया है, जिसको पूरी तरीके से यहाँ पर एलैबोरेट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अंकित, वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटता हूं, लेकिन हेल्थ सेक्टर का यहाँ पर जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है, कौन कौन से वो चीजें हैं जो हेल्थ सेक्टर को मिली हैं और कैसे हिंदुस्तान की जो सेहत है उसे बेहतर करने की कवायद की जा रही है? आशीष मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं। आशीष, ओवर टू यू, बताइए क्या कुछ जो है हेल्थ सेक्टर को मिला है? बिल्कुल सुमित, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से मैंने देखा कि पैनलिस्ट जो अंकित तिवारी से बात कर रहे हैं वो भी ये कह रहे थे कि कैसे रीजुवेनेट करेंगे, री इन्वेस्ट करने के लिए प्लानिंग की है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की जहां तक बात है, आप देखेंगे कि हर एक कोशिश ऐसी है कि आप स्टिमुलेट कर लें, उसको और ज्यादा मजबूत बना लें। लेकिन हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रावधान किए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र का बजट 137% तक बढ़ाया गया है। ये पहली बार करने की कोशिश जो की गई है वो इस समय जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी बेहतर है। इसके अलावा स्वास्थ्य योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये तैयारी है। स्वास्थ्य योजना पर जैसा मैंने आपको बताया कि 64,000 से ज्यादा करोड़ खर्च करने की तैयारी है। इसके अलावा 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जाएगा स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से। इसके अलावा 17 नए अस्पताल, क्योंकि ये बार बार विपक्ष कहता था आप ये बताइए कि आपने कितने नए अस्पताल दिए, कितने नए एम्स दिए, तो कम से कम उसको दूर करने की कोशिश इस बजट के जरिए सरकार ने की है कि 17 नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, कितना बड़ा अस्पताल होगा, मल्टी स्पेशलिटी होगा, सुपर स्पेशलिटी होगा, सरकारी अस्पताल कितना बड़ा होगा, क्या सुविधाएं होंगी, उस पर नजर रहेगी। लेकिन देश में 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से रोल प्ले करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि स्टेप है सरकार का। मोबाइल हॉस्पिटल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल ही सीधे मोबिलाइज किया जा सकेगा। इसके अलावा आप देखिए कि 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर बनाए जाएंगे, 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट और स्थापित किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इस पूरे बजट में हेल्थ बजट को लेकर भी दिखाई पड़ा है। सभी राज्यों का स्वास्थ्य डेटाबेस बनाया जाएगा, जैसा सुमित अभी कुछ देर पहले बता भी रहे थे, और इंटीग्रेट डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यानी कि आप अगर कहीं और
सपोज आप तमिलनाडु में रहते हैं, आपके बारे में जानकारी लखनऊ में हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप स्वास्थ्य के उस पूरे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो ये प्रावधान जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस बजट में करने की कोशिश की गई है, और जरूरत पड़ने पर वैक्सीन का खर्च बढ़ाया भी जा सकता है, यह भी एक स्थिति दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर अगर हेल्थ के लिहाज से देखते हैं तो ये जो तमाम बातें जो यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर संकेत देती हैं। सीधे सुमित और आशी के पास चलते हैं। तो बिल्कुल ये वो तमाम चीजें जिसके जरिए हिंदुस्तान की जो सेहत है उसे और बेहतर करने की कवायद जो है वो यहां पर की जा रही है, और इसके जरिए क्या हिंदुस्तान की आर्थिक जो सेहत है वो भी क्या यहां पर सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिन इनिशिएटिव्स को लिया गया है, क्योंकि भले ही अगर हम बीजेपी की यहां पर बात करें तो उन्हें सराहा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो है वो भी लगातार यहां पर बने हुए हैं। राजेश कोठारी साहब भी जो हैं, अर्थशास्त्री, वो भी हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। राजेश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितने नंबर देंगे आज के अगर पूरे बजट को एनालिसिस करें, क्योंकि आम बजट है तो आम व्यक्ति को कितनी राहत देगा? पहले तो अपनी समझ, नंबर तो बात की बात है, पहले ये देख तो लो कि मैं एग्जाम में बैठा भी हूं या नहीं बैठा हूं मैं, और बैठ गया तो मेरी कॉपी चेक हुई है नहीं हुई है, फिर नंबर की बात बाद में करेंगे अपन। आपने कहा ये आम आदमी का बजट है, आम आदमी के लिए बजट है, और इस पूरे बजट में वो आम आदमी गायब है। वो गायब कैसे है? एक आम व्यक्ति को स्पेस से मतलब नहीं होता, उसको यह मतलब नहीं होता कि 100 नए अस्पताल खोले जाएंगे, उसको यह मतलब होता है कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी इस बजट से आसान हुई है या और मुश्किल हुई है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आम व्यक्ति जो एक रोजमर्रा जीवन चलाता है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि यह बजट कोई सुकून लेके आया हो। उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और तो और आमदनी है नहीं, पेट्रोल का खर्चा आप बढ़ाएंगे, डीजल बढ़ रहा है, टैक्स जो भी मैं दे रहा हूं, जो इनकम बची हुई है उसमें आपने मेरे को छूट नहीं दी है। इसलिए इस आम व्यक्ति को यह समझना पड़ेगा कि यह सरकार आम के लिए नहीं है, यह सरकार खास के लिए है। मैं आपका ध्यान सिर्फ पिछले 3-4 बजट के दौरान चाहूंगा। हमने शुरू किया था क्या बोलना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया से शुरू किया था, फिर हम मुद्रा पे आ गए, फिर हम मेड इन इंडिया पे आ गए, फिर हम मेक इन इंडिया पे आ गए, और एक नया शब्द हम सुनने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। यानी हम शब्दों के भ्रमजाल से उस आम व्यक्ति को इस उम्मीद में जिंदा रखते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आम व्यक्ति परेशान होता है किस लिए? उसकी रोजी रोटी से। इस बजट में मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉयमेंट का कोई सकारात्मक प्रयास सरकार ने करा है जिससे बढ़ सके, बल्कि आम व्यक्ति को समझना चाहिए कि अब सरकार से एम्प्लॉयमेंट मांगने की गलती नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर हमें यह भी समझना चाहिए कि सरकार की आर्थिक स्थिति कितनी खोखली है। यानी 80,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार लेने वाली है। इस सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट की परिभाषा बदल के रख दी, 3.5% को हम 9.5% पे हम लोग चले गए हैं। यानी ये बताता है कि ये सरकार खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बल्कि सो कॉल्ड विकास के लिए जो नए लोन लिए जाएंगे उसका टैक्स आज नहीं कल हमें चुपके से, धीरे से, जैसे हमने देखा ना एग्रीकल्चर के लिए पेट्रोल के 2% 3% सेस बढ़ा दिया, ऐसे ही सरकार बहुत प्यार से चाशनी में लपेट कर वो जो कुनन दे रही है उसको समझने की जरूरत है। दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि भारत गांव बसता है, ग्रामीण रोजगार की बात हम लोग नहीं करते, ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम लोग नहीं करते, बल्कि मैं चाहता हूं इस माध्यम में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार में अगर ऑनेस्टी होती, और जो कि हर सरकार में नहीं होती, वो सरकार कांग्रेस की हो वो बीजेपी की हो, सरकार में अगर ऑनेस्टी होती तो सरकार ये कहती कि पिछले 2 साल में 3 साल में हमने आपसे ये वायदा किया था, हम ये अचीव कर पाए हैं और यह अचीव नहीं कर पाए, इसका कारण हम बताते हैं। हर बार सरकार आती है, कोई भी सरकार हो, वो दिलासा देती है, और अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर हम व्यक्ति समझना पड़ेगा कि अब उसको लो कॉस्ट से नहीं हाई कॉस्ट पे अपने जीवन को व्यापन करना पड़ेगा। आबादी बढ़े ना बढ़े, खर्चा बढ़ना उसका निश्चित है। हमने बैंकों की हम बात करने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द आपको सुनने को मिलेगा, ARC AMC। अरे भाई, आपने सरकार बैंकों के अंदर इतना बड़ा NPA होने ही क्यों दिया? आपकी पॉलिसी थी, सरकारी बैंक सिर्फ और सिर्फ सरकार की आवाज सुनते हैं, सरकार की पॉलिसी क्रिएट करते हैं, और आज एनपीए की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना बड़ा एनपीए को अब हम लोग बड़े चुपके से, साइलेंट तरीके से एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, AMC बनाएंगे, उसके जरिए वो सारे एनपीए वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी। अरे पूंजी किसके साथ? ये पूंजी उस ऑनेस्ट टैक्स पेयर की पूंजी है जो अपना टैक्स पे करता है। उस टैक्स पेयर को ज्यादा अधिकार है कि आपने
बारीकी ने कैसे दिया और बहुत आसान भाषा में इन चीजों का एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपने इसको एलैबोरेट किया है और मुझे लगता है कि इस पर जवाब जो है वो सत्ता पक्ष के लोग बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हम इस पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है। राजेश कोठारी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। आम आदमी का बजट जैसे कहा, लेकिन आम आदमी को क्या वास्तव में इससे राहत मिली है या आने वाले वक्त में मिलेगी? उस पेट्रोल डीजल का जिक्र किया जा रहा था, क्या वो सीधे तौर पर जेब नहीं काटेगा? इन तमाम चीजों पर बात होगी। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लगातार मेगा कवरेज हमारी जारी।